हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह। एमयूज म्यूजिक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम देशी संगीत का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? वृद्धदेशी में, नाट्यशास्त्र में, संगीत रत्नाकर में या संगीत दर्पण में? सर्वप्रथम देशी संगीत का, तो इसका आंसर जो आएगा सर्वप्रथम देशी संगीत का उल्लेख हमें वृद्धदेशी में मिलता है। वृद्धदेशी का मतलब है बहुत बड़े, वृद्ध का मतलब होता है बड़ा और देशी का मतलब है संगीत से। ठीक है, मार्गी संगीत को गांधर्व जो है वो किस ग्रंथ में कहा गया है? संगीत परिजात, संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर या लक्ष्य संगीता? देखो संगीत परिजात ग्रंथ जो है वो अहोबल जी का आता है ना। संगीत दर्पण जो है वो फकीरुल्लाह का आता है और संगीत रत्नाकर जो है वो शारंगदेव का आता है, मल्लक्षण संगीतम भातखंडे का। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर में मार्गी संगीत को गांधर्व बोला गया है और देशी संगीत को इस ग्रंथ में गान की संज्ञा दी गई है। तो आपको याद रखना, ठीक है। गांधर्व संगीत को अलौकिक संगीत भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन वर्ड जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, मराठी का, संस्कृत का या तेलुगु का? संशोधित जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, मराठी का, संस्कृत का या फिर तेलुगु का? देखो ये शोध का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा मराठी। संशोधन जो वर्ड है वो मराठी से बिलोंग करता है। ठीक है, मराठी का वर्ड है ये। अगला क्वेश्चन है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ये आपके लिए ग्रंथ नया हो सकता है, ये क्वेश्चन नया हो सकता है। 10, 12, 15 या 20? देखो तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। ठीक है, 12, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कर्नाटक ताल पद्धति में तालों की रचना करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तालों की रचना करने वाले अंग को क्या कहते हैं? विभाग, अंग, मात्रा या फिर पल्लुत? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका आंसर जो आएगा, कर्नाटक ताल पद्धति में विभाग बोला जाता है। देखो हमारे यहाँ भी विभाग बोलते हैं, तालों की रचना करने वाले जो अंग होते हैं उनको विभाग बोला जाता है। अब देखो समय आश्रित रागों का उल्लेख किसने किया? सबसे पहले किसने बताया समय आश्रित रागों के बारे में? विष्णु नारायण भातखंडे, एस एन रतनचंद्र, विष्णु दिगंबर पलुस्कर या विष्णु नारायण मोरेश्वर खरे? क्या होगा इसका आंसर? देखो समय आश्रित रागों का उल्लेख जो किया है वो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बताया है। ठीक है, सर्वप्रथम तो नहीं बोल रही मैं इसमें, लेकिन समय आश्रित रागों के बारे में विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बताया। बालकृष्ण बुआ किस घराने से संबंधित है? किराना, ग्वालियर, पटियाला या फिर रामपुर? देखो किराना घराने के आते हैं बंदे अली खां, करीम खां, है ना, ये सारे आते हैं। ग्वालियर के कौन आते हैं? ग्वालियर के आते हैं घग्गे खुदाबख्श जो कि इसके अन्वेषक माने जाते हैं। इसके जो आंसर आएगा वो आएगा ग्वालियर। और ये बालकृष्ण बुआ जी किसके गुरु हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। अगर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का क्वेश्चन आता है कि वो किस घराने से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्वालियर घराना ही बताना है। अगला क्वेश्चन है हबीबुद्दीन खान जो है वो किस घराने से संबंधित है? अजराड़ा से, दिल्ली से, पंजाब से या फिर किराना से? हबीबुद्दीन खां हबीबुद्दीन खां किस घराने से संबंधित है? अजराड़ा, दिल्ली, पंजाब या किराना? देखो इसका आंसर आएगा अजराड़ा। हबीबुद्दीन खां अजराड़ा से संबंधित है। अब देखो कलाकार और उनके घराने का मिलान करना है आपको। रविशंकर, सिद्धार्थ खां, हबीबुद्दीन खां, गुदई महाराज, दिल्ली घराना, सेनिया घराना, अजराड़ा घराना, बनारस घराना? अब देखो हबीबुद्दीन खां है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया पहले क्वेश्चन में कि वो अजराड़ा से बिलोंग करते थे। गुदई महाराज का देखिए वो कौन से घराने से है, रविशंकर कौन से घराने से और सिद्धार्थ खां कौन से घराने से है। देखो रविशंकर जी जो हैं वो सितार से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से वो सितार के सेनिया घराने से बिलोंग करते हैं। और सिद्धार्थ खां जो हैं ये गायकी से हैं, है ना। सिद्धार्थ खां तबले के हैं, तो ये दिल्ली घराने से बिलोंग करते हैं। हबीबुद्दीन जो खां हैं वो अजराड़ा से हैं और गुदई महाराज जो आते हैं वो बनारस से आते हैं। अगर हम इसका ऑप्शन में अगर देखें 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 3 2 1 या 2 3 4 1, तो इसका आंसर आएगा रविशंकर को सेनिया से मिला दीजिए, सिद्धार्थ खां को आप दिल्ली घराने से मिला दीजिए, हबीबुद्दीन खां को आप अजराड़ा से मिला दीजिए और गुदई महाराज को आप बनारस से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारा अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कल्लू और मीरू खां, मोदू खां और बख्शू खां और सलारी खां या उस्ताद हबीबुद्दीन खां? ये हबीबुद्दीन है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, हबीबुद्दीन। सोचिए इसका आंसर क्या होगा? अजराड़ा घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं?
देखो इसका आंसर होगा कल्लू खां और मीरू खां, ये अजराड़ा घराने के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो कल्लू खां, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं इसमें। कल्लू खां और मीरू खां जो है वो दिल्ली के सिताब खां से उन्होंने शिक्षा ली थी। दिल्ली के सिताब खां से इन्होंने शिक्षा ली थी। तो अपने कह सकते हैं कि अजराड़ा घराना जो है वो दिल्ली घराने से निकल कर आया, और सिताब खां जो थे वो सिद्धार्थ खां के पौत्र थे। और आड़ ले के बोलो कि इसमें अधिकता अधिक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगला है, आपको मिलान करना है। दिल्ली घराना दिया एक तरफ अजराड़ा दिया, एक तरफ लखनऊ दिया और एक तरफ पंजाब घराना दिया। अब देखो आपको मिलाना है कि दिल्ली घराने में क्या विशेषताएं हैं इसकी, लखनऊ घराने में क्या है और पंजाब घराने में क्या है। दिल्ली घराने में देखो किनार का बाज देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये तो दिल्ली घराने की है, ठीक है। और डग्गे के घुमकदार बोलों की प्रधानता किसमें देखने को मिलती है, अजराड़ा में। लखनऊ घराने में हमें क्या देखने का मिलता है, चांटी के स्थान पर स्याही। और पंजाब घराने में रेलों व गतों का अधिक महत्व देखने को मिलता है। पंजाब घराने में हमें रेलों व गतों का अधिक महत्व मिलता है। लखनऊ घराने में क्या है, चांटी के स्थान पर स्याही। और स्याही के स्थान पर आटे का प्रयोग किस घराने में होता है, तो पंजाब घराने में, तबले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है। एक तरफ है शौकत हुसैन, दूसरी तरफ है आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन मैंने। यहाँ पे फर्रुखाबाद की जगह मुबारक अली लिखना था मुझे, मोदू खां की जगह सॉरी इधर कर लीजिए आप, थोड़ा सा इनको मेंशन करें तो हम। शौकत हुसैन है, मुबारक अली है, मोदू खां और मियाँ चांद खां है। और एक तरफ है पंजाब घराना, फर्रुखाबाद, लखनऊ और अजराड़ा। आपको मिलाना है तो 1 2 3 4 आएगा। शौकत हुसैन पंजाब से हैं, मुबारक अली फर्रुखाबाद से हैं, मोदू खां लखनऊ से और अजराड़ा कहाँ से हैं, मियाँ चांद खां कहाँ से, अजराड़ा से, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी सही है। अगला है, किस घराने में चांटी के स्थान पर स्याही का अधिक प्रयोग होता है, लखनऊ में, दिल्ली में, किराना में या अजराड़ा में। चांटी के स्थान पर स्याही का प्रयोग, इसका आंसर आएगा दिल्ली, है ना। किस घराने में चांटी के स्थान पर स्याही का प्रयोग अधिक होता है, तो दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, बरकत अली। बरकत अली जो है वो किस प्रकार की ठुमरी शैली से संबंधित है, पूर्वी अंग से, पहाड़ी अंग से, पंजाबी अंग से या कोई नहीं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि बरकत अली का संबंध किस चीज़ से है, तो आपको याद रखना है ठुमरी से है, ठीक है। तो ये किस ठुमरी शैली से संबंधित है, पहाड़ी अंग से। अब ये पहाड़ी अंग की शैली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहाड़ी अंग की शैली मतलब ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, लखनऊ में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, मेरठ में और दिल्ली में। बरकत अली जो थे वो पंजाब के पहाड़ी प्रदेश में प्रचलित धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। पूर्वी व पहाड़ी में क्या होता है, पंजाब और बोल बनाव में तान का काम अधिक होता है। पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तानों का प्रयोग अधिक होता है। और ये कहाँ कहाँ प्रचलित है, अगर हम देखें तो लखनऊ में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, मेरठ में, दिल्ली में, ठीक है। और बरकत अली जो है, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो पंजाब से आता है, ठीक है। पंजाब के पहाड़ी प्रदेश में प्रचलित धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का इन्होंने ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है, ठीक है। पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तानों का काम अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठुमरी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, मेरठ में, लखनऊ में, पंजाब में या सहारनपुर में। ठुमरी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, मेरठ में, लखनऊ में, पंजाब में या सहारनपुर में। ठुमरी का जन्म कहाँ हुआ था, देखो इसका आंसर जो आएगा, ठुमरी का जन्म जो हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लखनऊ में हुआ था। मैंने इसलिए क्वेश्चन ये इसलिए दिया क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठुमरी का जन्म जो हुआ था लखनऊ दरबार में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ दरबार में हुआ था। इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं, गुलाम नबी शौरी। अब क्या करेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन दे देंगे कि गुलाम नबी शौरी जो है उनका संबंध किस चीज़ से है, किस चीज़ से वो रिलेट करते हैं, तो ठुमरी से। और ठुमरी का अधिकतर विकास अगर आप देखो तो किसके साथ हुआ था, नृत्य के साथ, क्योंकि लखनऊ घराना भी, लखनऊ जयपुर घराना ये जो है ये कथक के लिए प्रसिद्ध घराने थे, इस वजह से ये इसका जो जन्म हुआ था वहीं पर ही हुआ था। इस गायन शैली का संबंध अगर गीति पूछी जाती है तो कौन सी आती है, घोड़ी गीति,
ठीक है। घोड़ी गीति का संबंध इसे जोड़ते हैं और शुद्धा जो होती है उसका ध्रुपद से रिलेट किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा नोम तोम का आलाप जो है अधिकतर किस शैली की विशेषता है, ठुमरी की, ख्याल की, टप्पा की या ध्रुपद की। नोम तोम का जो आलाप आता है वो अधिकतर किस शैली की विशेषता है, मतलब किस शैली में सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था या किस शैली से रिलेट करता है। वैसे तो देखो इसका जो आविष्कार किया था वो फैयाज खान ने किया था, जो कि आप जानते हो आगरा घराने से हैं। तो नोम तोम का आलाप जो है वो ध्रुपद में अधिकतर यूज़ होता है। ठीक है। आज तो ख्याल में भी कर लेते हैं लेकिन बहुत पहले ऐसा होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थोड़ा सा रिलेट करते हैं इसके साथ। ध्रुपद के गायकों को क्या कहा जाता था, कलावंत। और दक्षिणी संगीत में क्या बोला जाता है, ध्रुपदीय। और उसमें भी रविंद्र संगीत में भी ध्रुपदीय बोला जाता है। ध्रुपद की कितनी बानी आ जाती है, 4। कौन कौन सी, खंडार, गोबरहार, डागुर और नौहार। ठीक है। गोबरहार के तानसेन जी माने जाते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब देखो भरत ने ध्रुवा के कितने अंगों का वर्णन किया है, 17, 18, 15 या 21। भरत ने ध्रुवाओं के कितने अंगों का वर्णन किया है, 17, 18, 15 और 21। यस। तो इसका आंसर आएगा 18। और इसका उल्लेख कौन से अध्याय में हमें मिलता है, अगर हम देखें तो भरत के 32 में। ओके। अगला क्या है, रूपक और वस्तु किसके प्रकार हैं, ठुमरी के, ध्रुपद के, प्रबंध के या फिर कोई नहीं। क्योंकि देखो पहले जो प्रबंध के अंतर्गत आते थे निबंध गान में जो आते थे वो रूपक और वस्तु और प्रबंध, ये तीनों चीज़ें पहले निबंध गान में आती थी। और आजकल निबंध गान के अंतर्गत अगर हम देखें ध्रुपद आता, ख्याल आता, ठुमरी आता है ना, ये चीज़ें आती हैं। अगला है कि रूपक और वस्तु क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब नाटकीय तत्वों पर बल दिया जाता था तो उस रचना को रूपक कहा जाता था। और वस्तु का अर्थ होता है अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना। आप जानते हो, आपको पता है कि प्रबंध जो है उसके अंग 6 होते हैं, धातु 4 होती है ना। तो उसी से रिलेट इन्होंने किया है कि वस्तु का अर्थ जो होता है अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना से होता है। तो बस यही बात है इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मणिपुर प्रदेश का लोक नृत्य है, महारास, छऊ, कालबेलिया या राई शेरा। इनमें से कौन सा मणिपुर प्रदेश का लोक नृत्य है, महारास, छऊ, कालबेलिया या राई शेरा। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, महारास। महारास ये मणिपुर में एक नृत्य का प्रकार है। ठीक है। क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको आगे बताऊंगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि कथक नृत्य को किस नाम से पुकारा जाता था, गिरधारी नृत्य, नटवरी नृत्य, नागरी नृत्य या कोई नहीं। कथक नृत्य को अगर हम देखें तो किस नाम से, इसको पता है, कहग भी बोला जाता है। ठीक है। कहग, कहग का अगर पूछे संबंध किससे है तो कथक से है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नटवरी। ओके। अब अगला क्वेश्चन हमारा था, इसमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है, छकरी नृत्य कश्मीर से, रुलची राजस्थान से, भटियाली बंगाल से, संथाल बिहार से, कीकली गुजरात से। विच वन इज नॉट राइट। इन 5 में से आपको बताना है कि विच वन इज नॉट राइट। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, कीकली। क्योंकि कीकली जो है ये कहाँ का है, पंजाब का है। संथाल तो बिहार का है, ये पंजाब का है। कीकली अगर देखें तो ये पंजाब का आता है। ओके, इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है, सारंगी, रावण हत्ता, लाभा, लाभा और पुंगी। लाभागन या पुंगी। देखो इसका आंसर आएगा पुंगी। पुंगी क्या है, सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो पुंगी किससे रिलेटेड है, तो सुशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, चुट्टी किस नृत्य में प्रयुक्त होता है, कथकली, मणिपुरी नृत्य में, मोहिनी अट्टम में या फिर भरतनाट्यम में। चुट्टी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कथकली। ठीक है। ये चुट्टी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं कि मुख सज्जा के लिए इसमें क्या किया जाता है, नृत्य में, इस मुख सज्जा के लिए इस नृत्य में
लाल या पीले रंग से रंगा जाता है जिसको चुट्टी कहा जाता है। और ये किससे रिलेट है? कथकली नृत्य से है। कथकली नृत्य से है, इसी को चुट्टी कहते हैं कि इस नृत्य में मुख्य सज्जा के लिए फेस पर क्या किया जाता है? लाल या पीले रंग से रंगा जाता है, इसी को चुट्टी कहा जाता है। और कुछ इसमें खास बात है नहीं। अगला है, शारंग देव ने लास्य के कितने अंग माने? ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। शारंग देव ने लास्य के कितने अंग माने हैं? 20, 10, 23 या 22? इसका आंसर जो आएगा कि शारंग देव ने लास्य के कितने पार्ट माने? 10 अंग माने। अगला है क्वेश्चन हमारा, कुटियट्टम जो है वो कहाँ की प्राचीन नृत्य नाट्य परंपरा है? कुटियट्टम केरल की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, असम की? कुटियट्टम, देखो ये नाम से पता चल जाएगा आपको। तो उत्तर प्रदेश में तो अट्टम पट्टम ये नाम जो होता है ये यूज़ नहीं होता, अट्टम वगैरह, है ना। तो केरल में यूज़ होता है। तो केरल से ना आपको ट वाले साउंड ज़्यादा ही लगते हैं वहाँ पे, तो ये केरल में यूज़ होता है। अगला है, बसंत रास किस नृत्य का प्रकार? अब देखो ये रास की बात हो रही है, ये किस नृत्य से रिलेट है? बसंत रास किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है, वो बताना है आपको। मणिपुरी नृत्य में आता है, ओडिसी में आता है, भरतनाट्यम में आता है, या फिर किसी में भी नहीं आता? बसंत रास। देखो इसका आंसर आएगा मणिपुरी। क्या है ये बसंत रास? ये मणिपुरी नृत्य में रासलीला के 4 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार? बसंत रास आ जाता है, कुंज रास आ जाता है, महारास आ जाता है और नित्य रास। ये चारों जो है ये मणिपुरी नृत्य में रासलीला के 4 प्रकार हैं, ठीक है। मणिपुरी नृत्य में अगर पूछा जाए तो किससे रिलेट है? मणिपुरी नृत्य से रिलेट करता है, ये मणिपुरी नृत्य से रिलेट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्रनाथ ने किस शैली को विख्यात किया था? किस नृत्य शैली को? मणिपुरी नृत्य को, कुचिपुड़ी को, भरतनाट्यम को, या फिर कथकली को? किसको प्रसिद्ध किया था इन्होंने? रविंद्रनाथ जी ने। तो इसका आंसर जो आएगा, रविंद्रनाथ जी ने किस शैली को विख्यात किया था? मणिपुरी नृत्य को, कुचिपुड़ी नृत्य को, भरतनाट्यम को, या कथकली को? रविंद्रनाथ की जब बात आती है तो मणिपुरी नृत्य की बात आती है कि उन्होंने मणिपुरी नृत्य को प्रसिद्ध किया था, विश्व प्रसिद्ध भी किया था। आप बोल सकते हो पूरे भारत में भी इस नृत्य को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचलित किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि मणिपुरी का जो सबसे प्राचीन नृत्य है वो लाई हरोबा माना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाई हरोबा जो है वो किस प्रदेश से रिलेटेड है? तो मणिपुरी नृत्य से, ठीक है। अगला है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कत्थकों का उल्लेख जो है, कत्थक नृत्य का जो उल्लेख है, कत्थक वर्ड का उल्लेख जो है किसके रूप में किया गया है? नृत्य के रूप में, वाद्य के रूप में, कलाकार के रूप में, या गायन के रूप में? नृत्य के रूप में, वाद्य के रूप में, कलाकार के रूप में, या गायन के रूप में? कत्थको, कत्थको। तो इसका आंसर क्या आएगा? कलाकार के रूप में। उन्होंने नृत्य के रूप में इसका उल्लेख नहीं किया है, कलाकार के रूप में इसका उल्लेख किया है कत्थकों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के अंग अगर देखें कितने आते हैं? 4, 5, 3 या 2? अंग बताने हैं आपको। कथक नृत्य के कितने अंग हैं? 4, 5, 3 या 2? चार, 5, 3 या 2? इसका आंसर आएगा 3। अब क्या क्या है कथक नृत्य के अंग अगर देखें तो कौन कौन से आते हैं? नृत्य, गत और अभिनय, ये तीनों आते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत इन तीनों को रखा गया है, नृत्य, गत और अभिनय को। ये किसके अंग है? कथक के अंग है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कथक के कितने अंग हैं, कथक के कितने घराने हैं, तो इसमें आपको याद रखना है। अंग अगर पूछे 3 है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि वर्तमान समय में कितने घराने हैं कथक के? 3 है, 2 है, 4 है, 5 है? तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कथक के 3 घराने आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं?
लखनऊ, जयपुर और बनारस। लखनऊ घराने में क्या यूज़ होता है? कथक नृत्य के तत्कार का अधिक यूज़ किया जाता है, ठीक है, लखनऊ घराने में। लखनऊ घराने से ही सारे घराने निकल के आए। सबसे पहला घराना अगर देखें तो लखनऊ ही आता है, और लखनऊ में सबसे पहले ठुमरी प्रचलित हुई थी, ठीक है, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा छाया लग राग नहीं है? तिलक कामोद, छायानट या फिर कोई नहीं? छाया लग राग होता क्या है? देखो, छाया लग राग वो होता है कि जिस राग में किसी राग की छाया आ जाती है। छाया लग राग जो है, जिसमें किसी राग की छाया आए उसको छाया लग राग बोलते हैं। और भी राग छाया लग हो सकते हैं, उनके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन से छाया लग हैं, कौन से परमेल प्रवेशक हैं, कौन से संधि प्रकाश राग है, कौन से आश्रय राग है, कौन से जन्य राग है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना। इसमें से कोई भी नहीं है, ये सारे राग जो हैं छाया लग राग हैं, ठीक है। अब देखो, जिन रागों में अन्य राग की छाया पड़ती है उन्हें छाया लग राग कहते हैं। ऐसे तो बहुत सारी रागें हो सकती है, पूरी धनाश्री भी छाया लग राग हो सकती है, लेकिन पूरी धनाश्री को परमेल प्रवेशक राग ज़्यादा बोला जाएगा, क्योंकि उसमें थाटों की ज़्यादा आती हैं चीज़ें, थाटों के ज़्यादा मैच आते हैं उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामा मात्य के अध्यायों को आपको क्रम से लगाना है। देखो, रामा मात्य के 5 अध्याय हैं उनके ग्रंथ में, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है? सीक्वेंस में लगवाना है, सीक्वेंस में लगाना है इनको आपको, कि उपोध्यात है, ये घाट नहीं। उपोध्यात प्रकरण, वीणा प्रकरण, मेल प्रकरण या प्रकरण, राग प्रकरण, स्वर प्रकरण। इसके ऑप्शन है 1 5 2 3 4, 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5, 3 4 1 5 2। कौन सा होगा सही? तो देखो, मैं ही बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा उपोध्यात प्रकरण, फिर आएगा स्वर प्रकरण, फिर आएगा वीणा प्रकरण, फिर आएगा मेल प्रकरण, फिर आएगा राग प्रकरण, ठीक है। ये सीक्वेंस से आप याद कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन है, इसके मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये ग्रंथ जो है 50-50 में लिखा गया था, ठीक है, और इसमें अध्यायों का नाम क्या है? प्रकरण है। इसमें अध्यायों का नाम प्रकरण है, और इसमें अगर थाट देखें तो 20 आ जाते हैं, और राग अगर देखें तो 63 आ जाते हैं, ठीक है। थाट अगर देखें तो 20 आते हैं, और वही अगर राग देखें तो 63 आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नारद जो है, नारद ने कितने ग्राम रागों का वर्णन किया है? 5 का, 7 का, 3 का या 4 का? नारद का आपको बताना है कितने ग्राम रागों का वर्णन किया। इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। नारद ने 7 ग्राम रागों का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? षाडव, पंचम, मध्यम, षडजग्राम, साधारित, कैशिक मध्यम और मध्यम ग्राम, ठीक है। ये 7 आएंगे इसके। ये 7 ग्राम राग हो गए। षाडव, पंचम, मध्यम, षाडव, पंचम, मध्यम, षडजग्राम, साधारित, कैशिक मध्यम और मध्यम ग्राम। ये 7 है जो 7 ग्राम राग माने गए हैं। किसने माने? ये नारद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी रविदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है, क्या है? नादरस है, नाद विनोद है, श्रृंगार हार है या राग रंग लहरी है? स्वामी हरिदास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? नादरस, नाद विनोद, श्रृंगार हार या राग रंग लहरी? हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? बी, नाद विनोद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राण पिया जो है वो किसका उपनाम है? तानरस खां का, बहादुर शाह का, विलायत हुसैन खां का या फयाज खां का? प्राण पिया किसका उपनाम है? तानरस खां का, बहादुर शाह का, विलायत हुसैन खां का या फयाज खां का? प्राण पिया। तो इसका अगर हम देखें तो विलायत हुसैन खां का है, और फयाज खां का अगर नाम हम देखते हैं तो क्या आता है? प्रेम पिया। फयाज खां का अगर नाम देखें तो हम प्रेम पिया आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फयाज खां कौन से घराने से थे? आगरा घराने से। इन्होंने नोम तोम के आलाप की खोज की थी। अगला है, भरत का संगीत सिद्धांत जो है वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है? अहोबल ने लिखा है, नारद ने लिखा है, आचार्य बृहस्पति ने लिखा है या फिर किसी ने नहीं लिखा? भरत का संगीत सिद्धांत। देखो, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि किसने लिखा है। भरत का संगीत सिद्धांत जो है आचार्य बृहस्पति ने लिखा था। आचार्य बृहस्पति जी ने लिखा है, ठीक है, आचार्य बृहस्पति जी ने। और इनका अगर अपन नाम देखें तो हम कौन सा आता है? अनंग रंग, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी रागी की हैं? प्रभात रंजनी, संजोग, अनंग रंजनी। और इस ग्रंथ में क्या है? स्वर अध्याय पर विचार किया गया है। और नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय नामक ग्रंथ 1986 में प्रकाशित हुआ था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नाट्य शास्त्र का जो 28वां अध्याय है
वो 28वां अध्याय नामक ग्रंथ जो है वो 1986 में प्रकाशित हुआ था। और अगर आचार्य बृहस्पति की रागें हम देखें तो प्रभात रंजनी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा राग देबू चौधरी द्वारा लिखित है? पलास सारंग, आशिकी ललित, शिव मंजरी या फिर सभी? पलास सारंग देबू चौधरी द्वारा लिखित कौन सी रागें हैं इसमें से? तो ये सभी लिखी है इन्होंने, ठीक है। पलास सारंग, आशिकी ललित, ये सारी रागें इन्होंने इसके अंतर्गत लिखी है। और अगला देखें तो देबू चौधरी जी के गुरु जो आते हैं वो पांचू गोपाल आते हैं और इन्होंने 17 पर्दों वाली ये सितार बजाते थे। इनके गुरु मुश्ताक अली भी आते हैं जो कि एक सितार वादक है। और मुश्ताक अली खां जो वो भी 17 पर्दों वाली सितार बजाते थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 30 मई 1935 को हुआ था, ठीक है, 30 मई 1935 को। थैंक यू सो मच।